बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर आफियत से होंगे। आज के अपने इस वीडियो के अंदर हम CS 519 फाइनल वाइवा यानी फाइनल जो डिलीवरेबल है उसकी इन्फो लेंगे, यानी उसकी डिटेल से बात करेंगे। आज की इस वीडियो के अंदर मैं जिन 6 मेन स्टेप्स को कवर करने वाला हूँ उनमें सबसे पहला पॉइंट है हाउ टू सबमिट फाइनल डिलीवरेबल फाइल ऑन योर LMS। सेकेंड पॉइंट है कि कैसे पता चलता है कि वाइवा की डेट और टाइम क्या है। थर्ड पॉइंट, वाइवा होम बेस्ड होगा या कैंपस बेस्ड होगा। फोर्थ पॉइंट, वाइवा के अंदर किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और वाइवा की ड्यूरेशन क्या होगी। फिफ्थ पॉइंट, जो हमने PPT स्लाइड्स बनाई होती हैं उनको कैसे प्रॉपरली एक्सप्लेन किया जाता है। सिक्स और लास्ट पॉइंट कि वाइवा के रिलेटेड कुछ ऐसी टिप्स जिससे आपका CS 519 का जो फाइनल वाइवा है वो इजीली पास हो सके, मार्क्ड एज कंप्लीट हो सके। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं अपने पहले पॉइंट की। लेकिन अपने पहले पॉइंट की बात करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल KST एक्सप्लोरिंग को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए इसी तरह की डिटेल्ड और इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाते हैं जो कि पूरी यूट्यूब पे आपको कहीं नहीं मिलेंगी। तो दोस्तों जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ बने बेल के आइकन के ऊपर क्लिक कर दीजिए और साथ ही साथ अपने दोस्तों की ये वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा ताकि किसी और का फायदा भी हो सके। तो अगले पॉइंट पे बढ़ने से पहले मैं एक और आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को स्किप मत कीजिएगा अगर आप ये चाहते हैं कि आपका जो CS 519 का सब्जेक्ट है वो 100% क्लियर हो सके। तो चले लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला पॉइंट है हाउ टू सबमिट फाइनल डिलीवरेबल फाइल ऑन योर LMS, यानी आप अपनी जो फाइनल डिलीवरेबल की फाइल होती है LMS के ऊपर वो किस तरह से सबमिट करवाते हो। तो दोस्तों CS 519 की जो फाइनल डिलीवरेबल की असाइनमेंट होती है वो इस तरह से सबमिट करवाई जाती है कि सबसे पहले आपने अपनी VUID के नेम से एक फोल्डर बनाना होता है न्यू। उस फोल्डर के अंदर आपने 4 चीज़ें रखनी होती है। पहली अपनी प्रोजेक्ट की सारी फाइल्स जिसमें आपके प्रोजेक्ट की कोडिंग फाइल्स होंगी, मतलब जो भी आपको अगर आपको वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए बोली गई है, आपको एंड्रॉयड ऐप बनाने के लिए बोली गई है, यानी जो भी ऐप या जो भी प्रोजेक्ट आपको सुपरवाइजर ने बनाने के लिए बोला था, आपने प्रैक्टिकली उस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने के बाद उसकी जितनी भी कोडिंग फाइल्स हैं वो सारी की सारी इस प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर इस तरह से रख देनी है। ठीक है, याद रहे जब आपने LMS के ऊपर अपना फाइनल डिलीवरेबल सबमिट करना होता है तो उस प्रोजेक्ट की फाइल के अंदर आपने अगर तो आपने प्रोजेक्ट के अंदर कोई पिक्चर्स, ऑडियोज, वीडियोज, कोई डाटा सेट्स या कोई एक्सटर्नल लाइब्रेरीज यूज की हैं तो उनको आपने यहाँ पर सबमिट नहीं करवाना होता, क्योंकि उससे ये होता है कि आपकी जो फाइल होती है उसका साइज काफ़ी इंक्रीज हो जाता है और वो LMS पे सबमिट नहीं हो पाती। इसलिए याद रहे जब भी आपने कोई भी अपना प्रोजेक्ट LMS पे सबमिट करना हो तो उसमें आपने अपने प्रोजेक्ट के अंदर सिर्फ ओनली जो कोडिंग फाइल्स हैं सिर्फ वो सबमिट करवानी होती हैं। ठीक है, तो प्रोजेक्ट के अंदर कोडिंग फाइल्स होगी। दूसरे नंबर पे आपने फाइनल प्रेजेंटेशन जिसको हम PPT स्लाइड कहते हैं वो रखनी होती है। तीसरे नंबर पर आपने फाइनल रिपोर्ट यानी जो आपने डॉक्यूमेंट्री तैयार की होती है पूरी की पूरी प्रोजेक्ट से रिलेटेड वो रखनी होती है। और चौथे नंबर पे आपने अपनी डेटाबेस की फाइल रखनी होती है, यानी आपने ये जो न्यू प्रोजेक्ट फोल्डर बनाया था अपनी VUID के साथ, इसके अंदर 4 चीज़ें होती हैं। एक आपका प्रोजेक्ट, एक आपकी PPT स्लाइड, एक आपकी फाइनल रिपोर्ट और एक आपकी डेटाबेस फाइल। ठीक है, जब आप ये चारों चीज़ें इस फोल्डर के अंदर रख देते हो उसके बाद आपने क्या करना होता है, इस फोल्डर को ऐसे आपने जिप करना होता है। जिप कैसे करते हैं उसके लिए अपने फोल्डर के ऊपर राइट क्लिक करते हैं। जैसे ही आप राइट क्लिक करते हो तो अगर तो आप विंडो 7, विंडो 8 या विंडो 10 यूज़ कर रहे होगे तो जैसे ही आप राइट क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा सेंड टू का। जैसे ही आप सेंड टू पे जाते हो तो वहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है कंप्रेस टू जिप फोल्डर। ठीक है, लेकिन अगर आप विंडो 11 या कोई लेटेस्ट विंडो यूज़ कर रहे हो तो जैसे ही आप अपने फोल्डर के ऊपर राइट क्लिक करोगे उसको जिप करने के लिए तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा कंप्रेस टू का। कंप्रेस टू में जैसे ही आप जाओगे तो यहाँ पर आपको डिफरेंट ऑप्शन मिलेंगे, जिप फाइल, 7G फाइल या टार फाइल। तो आपने सिंपली जिप फाइल के ऊपर क्लिक करना तो आपकी ये जो फाइल है वो सक्सेसफुली जो है इस तरह से जिप हो जाती है। फिर ये जो आपकी फाइल जिप हुई है जिसके अंदर आपकी चारों चीज़ें रखी हुई हैं, प्रोजेक्ट, PPT स्लाइड, फाइनल रिपोर्ट एंड डेटाबेस फाइल, ये आपने अपनी जिप फाइल जो है वो आपने अपने LMS पे सबमिट करवा देनी होती है। सबमिट कैसे करवाते हैं वो आपको तरीका बखूबी पता है, लेकिन एक दफ़ा फिर रिवाइज करवा देता हूँ। आपने सिंपली अपना जो भी आपका प्रोजेक्ट है CS 519 या जो भी प्रोजेक्ट है उसकी असाइनमेंट फोल्डर में जाना है। असाइनमेंट फोल्डर में जाने के बाद आप सिंपली यहाँ पर जब आते हो तो यहाँ पे फाइनल डिलीवरेबल के बिल्कुल आगे सबमिट का बटन होता है, उस पर आप क्लिक करते हो। फिर देन चूज फाइल पे क्लिक करके अपनी ये वाली जिप फाइल आप चूज करते हो और उसके बाद उसको सबमिट करवा देते हो। ये था दोस्तों सबमिट करने का तरीका।
अब यहाँ पर आपको एक और चीज़ मैं बताना चाहता हूँ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि कुछ बच्चों को ये समझ नहीं आ रही होती कि हमारी जो फाइनल रिपोर्ट होगी वो कैसे की होगी। मतलब ये जो प्रोजेक्ट का तो मैंने आपको बता दिया कि उसमें आपने जो भी चीज़ एप्लीकेशन रेडी करनी थी उसकी सारी कोड फाइल्स इसमें होती हैं। डेटाबेस का भी आप सबको पता है कि डेटाबेस फाइल कौन-सी होती है जिसमें हमारा डाटा परमानेंटली स्टोर हो रहा था, वो डेटाबेस फाइल होती है जिसमें हमारे डेटाबेस के टेबल्स बने होते हैं सारे के सारे। उसके बाद अब बात करते हैं इन दोनों चीज़ों की, ये फाइनल रिपोर्ट की। ये फाइनल रिपोर्ट एक दफ़ा मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको पता चल सके कि फाइनल रिपोर्ट कैसे तैयार की जाती है। हम एक दफ़ा फाइनल रिपोर्ट का ओवरव्यू देख लेते हैं। तो फाइनल रिपोर्ट कुछ इस तरह की होती है जिसमें आपके सबसे पहले आपके प्रोजेक्ट का नाम होता है, उसके बाद आपके प्रोजेक्ट सुपरवाइज़र का नाम होता है, फिर आपने आपकी जो है सबमिटेड बाय, उसके बाद आपकी ग्रुप आईडी होती है जो कि आपकी एलएमएस पे लिखी होती है। कहाँ पर? यहाँ पर, ये देखो आपकी ग्रुप आईडी ये लिखी होती है, ये दिस इज अ ग्रुप आईडी, दिस इज योर ग्रुप आईडी। उसके बाद आपकी वीओ आईडी भी यहाँ पे लिखी होती है, तो आपने अपनी फाइनल रिपोर्ट में इस तरह से अपना नाम और अपनी वीओ आईडी लिखनी होती है। उसके बाद देन आपका ये सर्टिफिकेट पेज होता है जिसके अंदर आपने कुछ इस तरह से मटेरियल जो है वो लिखना होता है। आपके यहाँ पे सुपरवाइजर का नाम आ जाएगा। ये तो आपको बिल्ट इन मिल जाता है, जब आपको वो एक सैंपल फाइल देता है ना वीयू वाला, तो उसमें आपको हर चीज़ मिल जाती है। तो यहाँ पे उसके बाद और ये सैंपल फाइल हमें कहाँ से मिलती है? ये जो आपका ऑप्शन है ना, एक मिनट, अच्छा, ये जो आपका ऑप्शन होता है ना फाइल डिलीवरेबल का, ये इसमें जब आप क्लिक करते हो ना तो बेसिकली आपको एक फाइल डिलीवरेबल की एक सैंपल फाइल मिल जाती है। उस सैंपल फाइल के अंदर ये चीज़ें सारी आपको मिल जाएंगी। हम चलते हैं, डेडिकेशन भी मिल जाएगी। हम चलते हैं नेक्स्ट, प्रीफिक्स, अच्छा, टेबल ऑफ कंटेंट भी आपको मिल जाता है, ठीक है, बना बनाया। यहाँ पे आपने अपना प्रोजेक्ट स्कोप लिखना होता है सबसे पहले। उसके बाद आपने क्या करना होता है, उसके बाद जनाब आपने, हाँ, यहाँ पर उसके बाद आपने अपनी फंक्शनल रिक्वायरमेंट एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स लिखनी होती हैं इस तरह से। उसके बाद आपने अपनी यूज़ केस डायग्राम जो है वो बतानी होती है। उसके बाद फिर आप जो है वो अपनी जो है यहाँ पर लगाते हो गैंग चार्ट, जिसको हम वर्क फ्लो डायग्राम कहते हैं वो। उसके बाद फिर आपके इंट्रोडक्शन ऑफ डिज़ाइन डॉक्यूमेंट आ जाता है, ठीक है। उसके बाद फिर आपकी यहाँ पर आ जाती है ईआरडी डायग्राम, फिर आपकी आ जाती है डेटाबेस डायग्राम, फिर आपकी आ जाती है इंटरफेस डायग्राम्स, ठीक है। और उसके बाद आपका आ जाता है यहाँ पे प्रेफरेंसेस आ जाते हैं। प्रेफरेंसेस में आप इस तरह से लिख सकते हो जैसे मैंने लिखा हुआ है, ये लिख सकते हो आप। उसके बाद बात करते हैं जी अपेंडिक्स पेज की। अपेंडिक्स पेज में दोस्तों आप कुछ इस तरह से लिखते हो, टर्म्स एंड डेफिनेशन। टर्म्स के नीचे आपने लिखना है एप्लीकेशन, यहाँ पे आपकी अपनी अपनी आपकी जो एप्लीकेशन का नाम है यानी जो आपके प्रोवाइड का नाम है वो आएगा, ऑनलाइन मेडिकल स्टोर मैनेजमेंट सिस्टम। उसके बाद एसआरएस स्टैंड फॉर सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, डीडी स्टैंड फॉर डिजाइन डॉक्यूमेंट, वीयू स्टैंड फॉर विक्टोरिया यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान, जीयूआई स्टैंड फॉर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। इस तरह आपने जो है ये लिखना होता है। तो इस तरह आपकी जो फाइनल रिपोर्ट है वो कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद ये जो आप अब बात कर लेते हैं आपकी पीपीटी स्लाइड की, लेकिन पीपीटी स्लाइड चूंकि मैंने आपको अभी एक्सप्लेन करनी है डिटेल से, तो वो मैं आपको बाद में बताऊंगा अगले पॉइंट में। तो चलें बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आई होगी कि हाउ टू सबमिट योर फाइनल डिलीवरेबल ऑन योर एलएमएस। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा यहाँ पे होता है क्लियर। अब बात करते हैं दोस्तों सेकंड पॉइंट की, कि हमें कैसे पता चलता है कि हमारा जो फाइनल वाइवा होगा CS 519 का या CS 619 का, उसकी डेट और टाइम क्या होगा, मतलब किस डेट को वाइवा होगा और किस टाइम पे वाइवा होगा। ये पता करने के लिए आपने सिंपली आ जाना है अपने एलएमएस पे। आपके एलएमएस पे आने के बाद आपने अपने होम पेज पे आना है। होम पेज पे आने के बाद जो भी आपका प्राइवेट है CS 519 या CS 619, उसकी आपने आ जाना अनाउंसमेंट सेक्शन में। जैसे आप अनाउंसमेंट सेक्शन में आते हो तो आपको इस तरह से एक अनाउंसमेंट आती है, फाइनल वाइवा शेड्यूल्ड पब्लिश्ड फॉल 2025, या जो भी आपका आगे फ्यूचर के अंदर, क्योंकि ये जो वीडियो है जब आने वाले 10 साल क्या 20 साल तक भी आपके लिए इंशाल्लाह फायदेमंद रहेगी। और इसके बाद मैं कभी दोबारा अब ये वीडियो अपलोड नहीं करूंगा, क्योंकि मैं ये डिटेल वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि अब ईच एंड एवरीथिंग, हर चीज़ मैं इस वीडियो में कवर कर सकूं। तो आने वाले सेशन के अंदर यहाँ पे आपके सेशन का नाम होगा और शुरू में यही लिखा होगा फाइनल वाइवा शेड्यूल्ड पब्लिश, या जो भी इस तरह से अनाउंसमेंट आई, आपने सिंपली इस अनाउंसमेंट को ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन लिंक मिल रहा होता है, लिंक टू फाइनल वाइवा अनाउंसमेंट। आपने सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे लिखा होता है क्लिक हेयर, आपने क्लिक हेयर पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक हेयर पे क्लिक करते हैं तो आपको इस तरह की दोस्तों एक फाइनल वाइवा शेड्यूल जो है वो लिस्ट मिल जाती है। जब ये लिस्ट आपको मिल जाती है उसके बाद आपने यहाँ पर अपनी आईडी सर्च करनी होती है। कैसे? उसके लिए आपने अपने कीबोर्ड से कंट्रोल F प्रेस करना है। जैसे आप कंट्रोल शॉर्टकट की कंट्रोल के साथ F प्रेस करोगे तो आपके पास यहाँ पे इस तरह से एक फाइंड बॉक्स आ जाएगा। यहाँ पर आप अपनी आईडी सर्च करोगे। कैसे? आपकी आईडी ये है तो यहाँ से आप आईडी ऐसे करोगे सिलेक्ट, कॉपी, कंट्रोल C से आप कॉपी कर लोगे इस आईडी को। यहाँ पर आकर ये फाइंड बॉक्स में आप अपनी आईडी पेस्ट करोगे। जैसे आप अपनी आईडी पेस्ट करोगे तो ये देखो दोस्तों उसने आपको आईडी ढूंढ के दिखा दिया। कहता है ये देखो ये पड़ी हुई है आपकी आईडी, लो जी ये आपकी आईडी है। उसके बाद ये देखें ये वो कैंपस है जहाँ पर आपका वाइवा होना है, ठीक है, VLHR यानी लाहौर 03_slot 2। अगर आपको ये समझ ना आ रही हो कि ये कौन सा कैंपस है तो आप सिंपली इस कैंपस का नाम VU की ऑफिशियल साइट पे जाके सर्च भी कर सकते हो, ठीक है। यानी आप VU की ऑफिशियल जो साइट है
www.edu.pk। यहाँ पर आने के बाद आप सिंपली ये जो आपको कैंपस का वाइवा स्टेशन का नाम दिया गया है, ये स्टेशन आप यहाँ से ऐसे करो कॉपी, ऐसे कंट्रोल सी से कॉपी कर लो इस स्टेशन के नाम को। ये मैं उन स्टूडेंट्स के लिए बता रहा हूँ जिनको ये नहीं पता चलता कि ये कौन सा कैंपस है, ठीक है। तो यहाँ से आप अपने कैंपस का जो नाम है, जो आपको दिया गया है नाम, ये जो आगे लिखा है ना स्लॉट 2, ये कैंपस का नाम नहीं है। कैंपस का नाम सिर्फ ये वाला जो शुरू पे लिखा हुआ है VLHR03, जो आगे स्पेस, जैसे स्पेस आती है या अंडरस्कोर आता है, तो अंडरस्कोर या स्पेस से पहले पहले सिर्फ आपका नाम होता है कैंपस का। जैसे ये देखो OPKST, जैसे OPKST, जैसी स्पेस आएगी या अंडरस्कोर आएगी तो इसका मतलब वो आपके कैंपस का आगे नाम नहीं है। आपके कैंपस का नाम सिर्फ स्पेस से पहले तक और अंडरस्कोर से पहले तक आपके कैंपस का नाम है, जैसे VLHR03। तो अब हम सर्च कैसे कर सकते हैं, उसके लिए आप वीयू के ऑफिशियल वेबसाइट पर आओ, यहाँ पर आप कैंपसेस वाले ऑप्शन पे मूव करो और यहाँ पर आपको मिलता है वर्चुअल कैंपसेस, और इसमें आपने ऑल पे क्लिक करना है। जैसे आप ऑल पे क्लिक करते हो तो उसके बाद आपको यहाँ पर मिलता है सर्च बॉक्स, ठीक है। ये देखो आपको वीयू के जितने भी कैंपसेस हैं वो यहाँ पे सारे जो है डिस्प्ले होना स्टार्ट हो जाएंगे। अब आपने क्या करना है, वही सेम तरीका, कंट्रोल शॉर्टकट की कंट्रोल F प्रेस करो और यहाँ पर अपने कैंपस का वही कोड लिखो। क्या कोड था? VLHR03। तो यहाँ पे आप लिखो VLHR03। ये देखें जनाब, मैंने सर्च जैसे किया तो मुझे मिल गया। ये देखें, मैं आपको दिखाऊं, ये देखें उसने ढूंढ दिया था, ये लिखा हुआ है VLHR03। ये हमारे कैंपस का कोड है। ये है जनाब वो कैंपस, वर्चुअल यूनिवर्सिटी डेविस रोड कैंपस लाहौर, डेविस रोड लाहौर। और ये उनका कॉन्टैक्ट नंबर भी आपको दिया गया, ये उनकी ईमेल आईडी भी आपको दी गई है। तो लिहाजा मैंने आपको ये भी बता दिया है कि अगर आपको ये समझ ना आ रही हो कि ये कैंपस कौन सा है, तो ईजिली आप वर्चुअल यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल साइट से जो है वो ईजिली आगे इस तरह से कैंपस कोड के साथ जो है वो सर्च भी कर सकते हो कि आपका ये जो कैंपस है ये कौन सा कैंपस है। क्लियर? चलें जी, अब बात कर लेते हैं हम। ओके अच्छा जी, अब बात कर लेते हैं, कैंपस का पता लग गया। उसके बाद आगे देखिए ये डेट लिखी हुई है, कहता है 5 मार्च 2026 को आपका वाइवा है। उसके बाद ये देखें टाइम लिखा हुआ है दोपहर 1:20। PM का मतलब होता है शाम के टाइम, मतलब दोपहर 12 बजे के बाद PM शुरू हो जाता है। सुबह अगर AM लिखा हो तो इसका मतलब सुबह का टाइम है, ठीक है। उसके बाद ये आपके सुपरवाइजर का नाम लिखा हुआ है, ये आपके जो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट है। सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट वो होते हैं जो आपके फेवरेट सब्जेक्ट से के बारे में आपसे क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। ये उनका नाम लिखा हुआ है। उसके बाद ये जनाब आपके सुपरवाइजर की टीम्स आईडी लिखी हुई है। अक्सर बच्चे कहते हैं जी हमें हमारे सुपरवाइजर की टीम आईडी का नहीं पता, तो जनाब ये लिखी हुई है टीम्स आईडी मीन MS टीम्स आईडी, यानी MS टीम्स वो सॉफ्टवेयर जहां पर आपने अपना वाइवा देना है, उसके ऊपर जाकर आप ये वाली जो आपकी सुपरवाइजर की आईडी है ये वहां जाके आपके कर दोगे, सर्च करोगे तो आपको आपके सुपरवाइजर का जो MS टीम्स अकाउंट है वो क्या हो जाएगा, मिल जाएगा, ठीक है। बाहर जो है ना शोर है, आपने उसकी वजह से जो है मुझे पता है शोर की वजह से आप डिस्टर्ब हो रहे होंगे, लेकिन आपने थोड़ा जो है वो उसको हैंडल कर लेना, ठीक है। अच्छा जी, तो आपको पता है मैं अक्सर अक्सर ये वीडियो में ये बात करता हूँ, ये भाई ये पाकिस्तान है, यहाँ पर ऐसे ही चलता रहता है कि भाई गली में कभी वाज वाला आ गया, कभी कार्नेटो वाला आ गया, कभी कोई आ गया, कभी आलू बेचने वाला आ गया, ठीक है। तो ये चीज़ें पाकिस्तान में चलती रहती हैं, तो हमने इस चीज़ को फोकस नहीं करना, हम अपनी पॉइंट की बात करते हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया कि आपको डेट टाइम का कैसे पता चलता है। ले जी, हमने ये भी काम कर दिया। ओके, अब हम चलते हैं जी अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट कौन सा हमारा, उसकी तरफ चलते हैं। अच्छा जी, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वाइवा होम बेस्ड होगा या कैंपस बेस्ड होगा। दोस्तों वाइवा कैंपस बेस्ड होगा। वाइवा क्या होगा? कैंपस बेस्ड होगा। जैसे मैंने आपको अभी दिखाया भी है कि आपकी वाइवा शेड्यूल जो लिस्ट थी उसके अंदर लिखा हुआ था ना कि आपका वाइवा किस कैंपस में होगा, वो जो आपके ना आपकी व्यू आईडी के स्टूडेंट आईडी के बिल्कुल आगे वो जो कैंपस का कोड लिखा हुआ था ना, बेसिकली उस कैंपस के अंदर आपका जो है क्या होगा, वाइवा होगा। तो ये क्वेश्चन भी मैंने आपको क्लियर करवा दिया कि वाइवा जो होता है आपका वो कैंपस बेस्ड होता है और आपने अपने कैंपस मस्ट जाना होता है, घर में आप वाइवा नहीं दोगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि कैंपस जाके क्या वाइवा फिजिकल होगा या ऑनलाइन ही होगा। तो जनाब जाना आपने कैंपस ही है, लेकिन वहाँ कैंपस जाकर आपका जो वाइवा वो होगा ऑनलाइन। कैसे? आपके अपने लैपटॉप के ऊपर आपने ये जो आपको कैंपस व्यू ने बताया, आपने उस कैंपस जाना होता है, वहाँ जाके अपने अपना लैपटॉप, अपना हेडफोन, अपनी हैंड फ्री जो भी आपका कैमरा चलता हो, हर चीज़ आपने साथ लेके जानी होती है। तो आपका जो वाइवा वो कैंपस जाकर आपके अपने लैपटॉप के ऊपर आपने MS टीम्स के ऊपर लाइव जो है वीडियो कॉलिंग करनी होती है अपने सुपरवाइजर के साथ, या वो आपको लिंक भेज देते हैं वीडियो कॉलिंग का। तो वहाँ पर आपने MS टीम्स के ऊपर लाइव जो है वो अपने सुपरवाइजर को क्या देना होता है, वाइवा देना होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये इस पॉइंट की भी समझ आ गई होगी कि वाइवा देने के लिए आपने कैंपस जाना है, लेकिन होगा आपके लैपटॉप के ऊपर MS टीम्स के ऊपर। तो उसके लिए आपका MS टीम्स पहले से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो, आपके MS टीम्स के ऊपर आपका अकाउंट बना हो। इसके अलावा आपने पहले से अपने सुपरवाइजर को जो है MS टीम्स के ऊपर मैसेज करके बताया होगा जनाब ये मेरी स्टूडेंट आईडी है। फिर उससे क्या होगा कि सुपरवाइजर आपको जो है जैसे टाइम वाइवा का होगा तो उस टाइम पे आपको लिंक जो है प्रोवाइड कर देंगे। अब नेक्स्ट चलते हैं जी वाइवा क्वेश्चन के। वाइवा में किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं दोस्तों? वाइवा में बेसिकली 4 मेन फेजेस होते हैं क्वेश्चनिंग के।
पहले फेज में बेसिकली वो आपसे क्या करते हैं, अब ये देखें मैं इस पॉइंट की बात कर रहा हूँ वाइवा क्वेश्चन की, तो इसमें 4 मेन पॉइंट्स होते हैं वाइवा क्वेश्चन के। पहले पॉइंट में वो आपसे आपका प्रोजेक्ट रन करवाते हैं आपके लैपटॉप के ऊपर और उसको और कहते हैं कि इसको यूज़ करके दिखाओ कि क्या तुम अपना प्रोजेक्ट सही से बना के लेके आए हो, क्या तुम प्रोजेक्ट के अंदर तमाम फीचर जो आपको कहे गए थे क्या वो तुमने इंप्लीमेंट किए हैं। तो उसके लिए लेट्स सपोज ये देखिए मैं एग्जांपल के तौर पर मैंने ये अमेज़न की ऑफिशियल वेबसाइट है, मैंने इसका एग्जांपल लिया है। ये बेसिकली आपका प्रोजेक्ट नहीं है, ये मैं वैसे ही आपको समझाने के लिए सिर्फ बता रहा हूँ कि लेट्स सपोज आपको जो सुपरवाइजर ने प्रोजेक्ट बनाने के लिए बोला था, लेट्स सपोज ये आपका प्रोजेक्ट है, ठीक है। तो वो क्या करेंगे, आपको बोलेंगे हाँ जी अपना प्रोजेक्ट रन करो, तो आपने इस तरह से अपना प्रोजेक्ट रन किया। रन करने के बाद फिर आपको वो बोलेंगे हाँ जी इसको आप यूज़ करके दिखाओ कि क्या कस्टमर सर्विस हो रही है, क्या गिफ्ट कार्ड सेंड हो रहे हैं, क्या अकाउंट रजिस्टर हो गया, क्या प्राइम वीडियो सेंड हो रही है, जो भी अप टू सोन की शॉपिंग हो रही है, ठीक है, क्या अकाउंट बन रहे हैं, मतलब सारी वो फीचर आपसे इंप्लीमेंट करवाएंगे और देखेंगे कि क्या आपने सारे फीचर इंप्लीमेंट सही से किए हैं। अगर आपने फीचर इंप्लीमेंट नहीं किए होंगे तो आप उसी टाइम फेल हो जाएंगे पहले पॉइंट के ऊपर ही, क्योंकि उन्होंने यही चीज़ चेक करनी होती है कि आपको जो चीज़ बनाने के लिए बोली गई थी क्या आपने वो सही से बनाई है, क्या आपने सारे फीचर अच्छे से इंप्लीमेंट किए हैं। तो बेसिकली ये था आपका पहला पॉइंट जिसमें वो आपकी वेबसाइट आपसे वेबसाइट कह रहा हूँ आपका प्रोजेक्ट रन करवाते हैं प्रैक्टिकली और फिर आपसे कहते हैं कि इसको यूज़ करके दिखाओ। तो ये था पहला पॉइंट। दूसरे पॉइंट में बेसिकली वो क्या करते हैं, ये जो आपका वाइवा क्वेश्चन का दूसरा पॉइंट होता है उसमें वो बेसिकली आपकी कोडिंग स्किल टेस्ट करते हैं। कोडिंग स्किल वो कैसे टेस्ट करते हैं, उसके लिए वो आपसे 3 से 4 क्वेश्चन करते हैं। कैसे बोला, लेट्स सपोज वो आपको कहते हैं ये जो ड्रॉप डाउन बनी हुई है ना, ये जो सर्च बॉक्स है इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करके दिखाओ। तो जाहिर बात है इसका बैकग्राउंड कलर कैसे चेंज होगा, जाहिर बात है इसके लिए आपको बैकग्राउंड में जाके कोडिंग में थोड़ी चेंजिंग करनी पड़ेगी, तो फिर इसका बैकग्राउंड कलर चेंज होगा जिससे उनको आइडिया हो जाएगा कि ठीक है इस बच्चे को कोडिंग आती है। उसके बाद फिर आपको लेट्स सपोज कह सकते हैं ये जो लिखा आ रहा है ना अमेज़न, इसकी जगह पे मुझे लेट्स सपोज व्यू लिख के दिखाओ, तो आपने इस तरह से उनको टेक्स्ट चेंज करके दिखा देना। उसके बाद लेट्स सपोज वो आपको बोल सकते हैं कि ये जो लिखा हुआ है ना, जैसे ये ओके जैसे ये बटन बना हुआ है, ये बटन है, इस बटन का कलर चेंज करके दिखाओ, ये आपने करके दिखा देना है। उसके बाद लेट्स सपोज वो आपको कह सकते हैं हाँ जी ये जो आपको सारी प्रोडक्ट एक रो में डिस्प्ले हो रही है ना, इनको एक कॉलम में डिस्प्ले करके दिखाओ। इस तरह से भी वो आपके, तो मतलब इस तरह से वो आपको 3 से 4 ना कोडिंग के हवाले से प्रैक्टिकल टास्क परफॉर्म करवाएंगे कि ये बटन का कलर चेंज करके दिखाओ, ये टेक्स्ट चेंज करके दिखाओ, ये करके दिखाओ, जिससे उन्हें पता चलेगा कि अच्छा अगर तो आपने वो टास्क परफॉर्म कर दिया, मतलब कोडिंग में जाके चेंजिंग करके उनको दिखा दी, तो उनको पता चल जाएगा कि हाँ जी आपको जो है वो कोडिंग में आपको महारत है, मतलब आपको आपकी कोडिंग स्किल जो है वो अच्छी है। लेकिन अगर आपने उनको जो है वो प्रैक्टिकली इंप्लीमेंटेशन ना करके दिखाई तो वो आपका जो दूसरा पॉइंट होगा कोडिंग टेस्टिंग वाला वो फेल हो जाएगा, मतलब उनको आइडिया हो जाएगा, मतलब उससे ये प्रोजेक्ट फेल नहीं होगा लेकिन आपके जो मार्क्स हैं प्रोजेक्ट के वो थोड़े कम हो जाएंगे, ठीक है। ये था दूसरा पॉइंट जिसमें वो आपकी कोडिंग स्किल टेस्ट करते हैं। तीसरा जो पॉइंट होता है, एक तो यार हमारे मोहल्ले के बच्चे इतने हरामी है ना एक नंबर के, चलो अगले पॉइंट पे चलते हैं। तीसरा पॉइंट है हमारे पास जो वो पूछते हैं वो होता है हमारे पास जनाब पीपीटी स्लाइड्स, कि पीपीटी स्लाइड को जो है वो ओपन करो और अपनी पीपीटी स्लाइड को जो है वो प्रेजेंट करके दिखाओ। तो वो पीपीटी स्लाइड वाला जो पॉइंट है वो मैं आपको इस 5th पॉइंट में जो है क्लियर करवाऊंगा। अभी हम चलते हैं चौथे पॉइंट की तरफ। तो तीसरा पॉइंट समझ आ गया कि वो आपसे पीपीटी स्लाइड जो है वो एक्सप्लेन करवाते हैं। चौथा पॉइंट, फिर जब पीपीटी स्लाइड आप एक्सप्लेन कर देते हो फिर चौथे पॉइंट में वो आपसे कहते हैं हाँ जी आप बताओ आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा। तो आप फिर कोई भी फेवरेट सब्जेक्ट बता सकते हो, लेकिन शर्त ये है कि वो आपने जो भी फेवरेट सब्जेक्ट बताना है वो आपके प्रोजेक्ट से रिलेटेड हो, मतलब प्रोजेक्ट से मतलब यानी ये आपका प्रोजेक्ट किससे रिलेटेड है, कंप्यूटर डिपार्टमेंट है ना, मतलब आप आईटी कर रहे हो, आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहे हो, तो जो आप अपना फेवरेट सब्जेक्ट बताओगे वो भी आपने कंप्यूटर से रिलेटेड ही बताना है। ये ना हो आपको मेरा पाक स्टडी फेवरेट सब्जेक्ट है, आप बोलो मेरा इस्लामियात फेवरेट सब्जेक्ट है, ये नहीं। चूंकि आपकी डिपार्टमेंट आईटी है, आपकी डिपार्टमेंट कंप्यूटर साइंस है, आपकी डिपार्टमेंट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, लिहाजा आप जो सब्जेक्ट बताओगे वो भी क्या होगा, कंप्यूटर से रिलेटेड हो, यानी नेटवर्किंग का सब्जेक्ट वो कोई हो सकता है, वो आपका बेसिक कोई कंप्यूटर का सब्जेक्ट हो सकता है, वो कोई प्रोग्रामिंग सब्जेक्ट हो सकता है, वो कोई डेटाबेस सब्जेक्ट हो सकता है, कोई भी। मोस्टली जो 90% स्टूडेंट सब्जेक्ट बताते हैं वो कौन सा बताते हैं, अगर उनसे पूछा जाए कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा, तो 90% जो स्टूडेंट है वो बताते हैं कि हमारा फेवरेट सब्जेक्ट है CS403 यानी डेटाबेस क्योंकि ईजी सब्जेक्ट है इसलिए वो कहते हैं जी हमारा फेवरेट सब्जेक्ट डेटाबेस है। तो अगर आप जो भी सब्जेक्ट बोलोगे ना, फिर वो जो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट होगा ना वो आपसे फिर उस फेवरेट सब्जेक्ट में से 2 से 3 क्वेश्चन करेगा आपसे। तो अगर तो आपने उस फेवरेट सब्जेक्ट में से जब उन्होंने 2 से 3 क्वेश्चन आपको करने हैं, तो अगर आपने उसके आंसर सही दे दिए तो इसका मतलब है आपको 6 मार्क्स मिल जाएंगे। लेकिन अगर आपने फेवरेट सब्जेक्ट के जो 2 से 3 क्वेश्चन होंगे उसके आंसर सही से ना किए तो उसमें भी आपके प्रोजेक्ट के जो मार्क्स हैं वो क्या हो जाएंगे, डिटेक्ट हो जाएंगे, ठीक है।
यानी कम हो जाएंगे। नेक्स्ट जनाब बात करते हैं पीपीटी स्लाइड्स की कि पीपीटी स्लाइड्स को कैसे प्रेजेंट करते हैं। तो चलिए जी हम सबसे पहले पीपीटी स्लाइड प्रेजेंट करते हैं। ये है जी हमारी पीपीटी स्लाइड फाइनल, जिसको हम फाइनल प्रेजेंटेशन कहते हैं। इसको अब हम सबसे पहले क्या करते हैं जी, बारी बारी एक्सप्लेन करते हैं। तो पीपीटी स्लाइड मोस्टली सबकी सेम होती है, सिर्फ थोड़ी डायग्राम थोड़ी डिफरेंट होती है। मेन चीज़ है डायग्राम की समझ होना। तो जब आपको उसकी समझ आ जाती है, उसके बाद फिर आप क्या करते हो, उस पीपीटी स्लाइड को ईजिली जो है क्या कर लेते हो, एक्सप्लेन कर लेते हो। अब यहाँ पर सबसे पहले है जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पे क्या है जी, आपके प्रोजेक्ट का मतलब इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है, नाम लिखा हुआ है, और उसके बाद सिंपली उसके बारे में लिखा हुआ है एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम। उसके बाद आपका अपना इंट्रोडक्शन है। दोस्तों इस स्लाइड के ऊपर हम इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोजेक्ट की बात करेंगे। इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोजेक्ट में बेसिकली आपने जो है वो उर्दू में ही एक्सप्लेन करना होता है अपने सुपरवाइजर को कि आपका जो प्रोजेक्ट है वो किसके रिलेटेड है, मतलब आपका प्रोजेक्ट के मेन गोल क्या है, मेन मकसद क्या है, आपने क्यों ये प्रोजेक्ट बनाया है, क्या इससे पहले पाकिस्तान में ऐसी कोई फैसिलिटी मौजूद नहीं थी। तो आपने बेसिकली ये एक्सप्लेन करना होता है अपने थोड़ी सी वर्डिंग के अंदर, मतलब उसके लिए आपने सिर्फ आधा मिनट या 1 मिनट के अंदर जो है मैक्सिमम एक्सप्लेन करना होता है कि आपका प्रोजेक्ट का जो है तारुफ क्या है। जैसे यहाँ पर अगर हम इस प्रोजेक्ट की बात करें तो यहाँ पर लिखा हुआ जी हमारे प्रोजेक्ट का नाम है जी ऑनलाइन मेडिकल स्टोर मैनेजमेंट सिस्टम। हमारा प्रोजेक्ट जो है वो एक वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म है। इसका जो मेन पर्पज़ है वो ये है कि यहाँ पर यूज़र जो है वो सर्च इंजन के थ्रू या हमारे जो है ना वो उसके फिल्टरिंग के थ्रू डिफरेंट तरह की जो प्रोडक्ट्स हैं या डिफरेंट तरह की जो मेडिकल के रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं उनको सर्च कर सकते हैं, उनको फिल्टर कर सकते हैं, उनको बाय कर सकते हैं, उनको ऐड टू कार्ट कर सकते हैं, और उसके बाद उनको जो है वो ऑनलाइन जो है वो परचेज़ कर सकते हैं। और जो हमारा एडमिन होगा या हमारा जो डॉक्टर होगा वो क्या करेगा, उस पेशेंट के जो उसने बाय की हुई हैं प्रोडक्ट्स उनके अकॉर्डिंग जो है ना एडमिन को अप्रूवल देगा, और डॉक्टर जो है वो उसको प्रिस्क्रिप्शन जो है वो जनरेट करके देगा कि हाँ जी इसको ये बीमारी है, इसको ये वाली दवाइयाँ चाहिए। तो जैसे ही वो प्रिस्क्रिप्शन लिख के देगा डॉक्टर, तो यानी प्रिस्क्रिप्शन वो जो पर्ची लिख के देता है डॉक्टर, तो वो पर्ची बेसिकली डॉक्टर जो है वो क्या कर देगा, अपने पेशेंट के लिए अपलोड कर देगा आपके ऑनलाइन पोर्टल के ऊपर। वो ऑनलाइन पोर्टल जो है किसके पास चला जाएगा, वो ऑनलाइन पोर्टल चला जाएगा। ऑनलाइन पोर्टल के ऊपर जो प्रिस्क्रिप्शन है वो चली जाएगी किसके पास, एडमिन के पास। एडमिन उस प्रिस्क्रिप्शन को देखेगा और उसको वेरीफाई करेगा, और देन उसके बाद जो मेडिसिन हैं उनको कंप्लीटली एक ऑर्डर के अंदर कंप्लीट करके उसको फॉरवर्ड कर देगा पेशेंट को। तो ये बेसिकली एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था। इसी तरह आपने भी उर्दू के अंदर सुपरवाइजर के सामने अपने प्रोजेक्ट का थोड़ा सा, हाँ, मैक्सिमम हाफ मिनट के अंदर आपने जो है वो एक्सप्लेन करना है, इससे ज़्यादा नहीं। नेक्स्ट अगर हम प्रोजेक्ट शेड्यूल की बात करें तो इसमें ये बताया जा रहा होता है कि आपने अपना प्रोजेक्ट के अंदर जो डॉक्यूमेंटेशन तैयार की या जो आपने फाइल डिलीवरेबल तैयार किया, वो उसके लिए आपने कितना टाइम ड्यूरेशन लिया, मतलब कितने टाइम में आपने जो है वो अपना प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट किया, ये टाइम शेड्यूल बता रहा होता है। उसके बाद फिर यूज़ केस डायग्राम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो ये थी कि आपने 10 से 15 सेकंड के अंदर अपना प्रोजेक्ट का इंट्रोडक्शन उर्दू में एक्सप्लेन करना होता है। दूसरी जो इंपॉर्टेंट स्लाइड है वो यहाँ पर ये वाली है, यूज़ केस डायग्राम। अब यहाँ पर आपको यूज़ केस डायग्राम का अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। यूज़ केस डायग्राम के अंदर बेसिकली आपसे वो चीज़ पूछ रहे होते हैं ना, वो पूछ रहे होते हैं इनके टेक्निकल नाम। आपको यूज़ केस डायग्राम के अंदर ये जितनी भी चीज़ें हैं इनके टेक्निकल नाम याद होने चाहिए। सबसे पहले आपको ये बताओ, ये जो पूरा एक बॉक्स बना हुआ है, ये जिस बॉक्स को मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये पूरा एक बॉक्स है, इसको क्या कहते हैं टेक्निकली, इसको कहते हैं सिस्टम बाउंड्री। इसको क्या कहते हैं, सिस्टम बाउंड्री। तो आपको बेसिकली वो ये नहीं पूछते कि आपके प्रोडक्ट के अंदर फीचर बताओ कौन कौन से, नहीं, वो बेसिकली इनके टेक्निकल नाम आपसे पूछेंगे कि हाँ जी इस बॉक्स को क्या कहते हैं, ये जो वॉल बनी हुई है आपने कहना है इसको सिस्टम बाउंड्री कहते हैं। उसके बाद वो आपसे पूछ सकते हैं हाँ जी ये जो आपको बडावे से दिखाई दे रहे हैं इनको क्या कहते हैं, तो आपने कहना ये एक्टर्स हैं, ये कौन है, एक्टर्स हैं। और उसके बाद वो आपसे पूछ सकते हैं हाँ जी आप बताओ आपके सिस्टम में कितने टोटल एक्टर्स हैं, तो आपने बोला हमारे प्रोजेक्ट के अंदर जितने भी आपके पास ये बडावे होंगे ना, आपने कहना इतने मेरे पास एक्टर्स हैं। जैसे यहाँ पे देखो 2 बडावे हैं, एक एडमिन है और एक यूजर है, तो हम कहेंगे हमारे सिस्टम के अंदर कितने एक्टर्स हैं, 2 एक्टर्स हैं। उसके बाद वो आपसे पूछ सकते हैं हाँ जी एक्टर्स कौन होते हैं, या आप खुद ये सारी चीज़ें उनको एक्सप्लेन करोगे कि एक्टर्स वो होते हैं जो हमारे सिस्टम के साथ इंटरेक्ट कर रहे होते हैं। मतलब सिंपली ये जो एक्टर वो लोग, या वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो सकता है या वो कोई ह्यूमन हो सकता है, जो हमारे सिस्टम को क्या कर रहे होते हैं, यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद वो आपसे पूछ सकते हैं ये जो ओवल शेप्स बनी हुई है ये क्या है, तो आपने कहना इन ओवल शेप्स को क्या कहते हैं, यूज़ केस कहते हैं। चूंकि ये यूज़ केस डायग्राम है इसलिए इसके अंदर ये जो ओवल शेप्स है ना ये क्या है, यूज़ केस है। अब यूज़ केस क्या होते हैं, यूज़ केस बेसिकली हमारे सिस्टम के वो टास्क होते हैं जो हम परफॉर्म कर रहे होते हैं। लाइक जैसे एडमिन जो है वो एक एक्टर है, एडमिन क्या कर सकता है, लॉगिन कर सकता है, ये एक टास्क है जिसको हम यूज़ केस कहते हैं। उसके बाद एडमिन जो है वो मैनेज मेडिसिन इन्वेंट्री कर सकता है, एडमिन जो है वो मैनेज प्रिस्क्रिप्शन वेरिफिकेशन कर सकता है। तो ये सारे के सारे क्या है जी, यूज़ केसेस, इनको यूज़ केसेस कहते हैं। उसके बाद ऐसे यूज़र है, यूज़र भी क्या है, एक एक्टर है, ये भी जो है डिफरेंट तरह के जो टास्क परफॉर्म कर रहे हैं इनको क्या कहते हैं जी, यूज़ केस कहते हैं। उसके बाद यहाँ पे यूज़ केस डायग्राम के अंदर ना आपके ये 2 तरह के ना, एक यूज़ केस से दूसरे यूज़ केस के दरमियान आपको ये देख सकते हैं डॉटेड लाइन के साथ एक रिलेशनशिप शो हो रहा है।
तो ये बेसिकली ये जो आपको शो हो रहा है ना डॉटेड लाइन, ये बेसिकली रिलेशनशिप को शो करती हैं। किसको शो करती हैं? रिलेशनशिप को शो करती हैं। अब यहाँ पे कितने कितने रिलेशनशिप होते हैं? यूज केस डायग्राम के अंदर दो तरह के रिलेशनशिप होते हैं। एक होती है इंक्लूड रिलेशनशिप और एक आपके पास होता है ये देखें एक्सटेंड रिलेशनशिप। इंक्लूड रिलेशनशिप वो होता है जो मैंडेटरी होता है, जबकि ये जो एक्सटेंड रिलेशनशिप होता है ये ऑप्शनल रिलेशनशिप होता है। मतलब इंक्लूड का मतलब ये होता है कि ये वाला टास्क करने के लिए आपको ये वाला टास्क परफॉर्म करना मैंडेटरी है, जबकि एक्सटेंड का मतलब होता है कि ये वाला मेन टास्क परफॉर्म करने के लिए ये सब टास्क करना जरूरी नहीं है, ऑप्शनल है, आपकी मर्जी, आप कर दो फिर भी ठीक है, ना करो फिर भी ठीक है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपने याद रखनी है कि इंक्लूड और एक्सटेंड ये दो रिलेशनशिप हैं यूज केस डायग्राम में। इंक्लूड जो है वो मैंडेटरी रिलेशनशिप होता है, जबकि एक्सटेंड जो है वो ऑप्शनल रिलेशनशिप होता है। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट दोस्तों आपकी आ जाती है जी एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको इसका भी अच्छे से पता हो। एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम क्या होती है? सबसे पहले आपको इसका पता हो। एंटिटी कहते हैं टेबल को, एंटिटी कहते हैं डेटाबेस के अंदर टेबल्स को, रिलेशनशिप कहते हैं ताल्लुक को, यानी एक ऐसी डायग्राम जिसके अंदर हम डिफरेंट एंटिटीज के दरमियान बनने वाले ताल्लुक यानी रिलेशन को शो करते हैं, उसको हम कहते हैं एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। अब सवाल ये पता होता है कि इसके अंदर एंटिटी कौन कौन सी है। दोस्तों ये जो आपको रेक्टेंगल शेप दिखाई दे रही है, ये दिस इज अ रेक्टेंगल शेप, दिस इज अ एंटिटी, यानी दिस इज अ टेबल। जैसे मैंने बोला एंटिटी कहते हैं टेबल को। तो ये जितनी भी आपको रेक्टेंगल शेप शो हो रही है, जैसे ये देखिए यूजर है, जैसे ये कार्ट है, जैसे मेडिसिन है, जैसे ये ऑर्डर आइटम है, जैसे ये ऑर्डर है, जैसे ये प्रिस्क्रिप्शन है, जैसे ये इनवाइस है, ये क्या है यहाँ पर सारी की सारी एंटिटीज हैं। ठीक है, तो जितनी भी आपकी ईआरडी के अंदर ये जो ओवल रेक्टेंगल शेप्स होती हैं, ये इनको हम एंटिटीज कहते हैं। उसके बाद हर एंटिटी के साथ ये जो ओवल शेप्स लिंक हुई हुई हैं, इनको हम क्या कहते हैं? एट्रीब्यूट्स कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? एट्रीब्यूट्स, यानी ये कॉलम्स हैं इस टेबल के, तो इनको सिंपली हम कॉलम कहते हैं और टेक्निकली इनको एट्रीब्यूट कहते हैं। तो आपने याद रखना है, ये जो आपकी रेक्टेंगल शेप है ये एंटिटी हैं, और ये जो आपकी ओवल शेप्स हैं ये सारी की सारी क्या है जी? इस यूजर एंटिटी के एट्रीब्यूट्स हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो ये कि ये जिस एंटिटी के नीचे, सॉरी जिस एट्रीब्यूट के नीचे उसने स्ट्रेट लाइन लगाई हुई है, ये क्या है? तो आपने बोलना है कि जिस एट्रीब्यूट के नीचे स्ट्रेट लाइन से अंडरलाइन किया जाता है वो प्राइमरी की होती है उस टेबल की, यानी उस एंटिटी की। और जिस एंटिटी को हम डॉटेड लाइन से, ये देखो इस एंटिटी को मैंने डॉटेड लाइन से अंडरलाइन किया हुआ है, तो जिस एट्रीब्यूट को हमने स्ट्रेट लाइन से अंडरलाइन किया होता है वो बेसिकली प्राइमरी की होती है, और जिसको हमने डॉटेड लाइन से अंडरलाइन किया होता है ईआरडी के अंदर वो बेसिकली फॉरेन की होती है। तो ये आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। समझ आई बात की? उसके बाद आपको ये पूछ सकते हैं, हाँ जी ये जो डायमंड शेप बनी हुई है ये क्या है? तो आपने कहना ये जो डायमंड शेप है ये बेसिकली क्या है? रिलेशनशिप है। ये क्या है? इस एंटिटी का इस एंटिटी के दरमियान जो रिलेशनशिप है ये उसको शो कर रही है। तो यानी यूजर और ऑर्डर के दरमियान जो है वो प्लेसेस का रिलेशनशिप है, ऐसे ही यूजर और प्रिस्क्रिप्शन के दरमियान अपलोड्स का रिलेशनशिप है। तो ये जितनी भी डायमंड शेप आपको दिखाई दे रही है, दिस इज द डायमंड शेप, दिस इज द डायमंड शेप, दिस इज द डायमंड शेप एंड दिस इज द डायमंड शेप, तो ये क्या है? रिलेशनशिप है। और ये जो आपको 1 और m दिखाई दे रहा है ये क्या है? इसकी कार्डिनलिटी है, जिसको हम रिलेशनशिप की टाइप कहते हैं। ये डायमंड शेप रिलेशनशिप है, और ये जो 1 और m लिखा हुआ है ये बेसिकली रिलेशनशिप की टाइप है। रिलेशनशिप की चार टाइप्स होती हैं, 1 to many, m का मतलब है मैनी, तो 1 to many, many to many, मैनी टू वन एंड 1 to 1, ये रिलेशनशिप की डिफरेंट टाइप्स हैं। इसके अलावा ये जो मैं जिसको मैं कह रहा हूँ ना ये 1 to m, ये जो है रिलेशनशिप की टाइप है, इसको बेसिकली टेक्निकली हम कार्डिनलिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्डिनलिटी। तो ये आपका रिलेशनशिप है, जबकि ये आपकी 1 to many जो है क्या है? कार्डिनलिटी। और कार्डिनलिटी की चार टाइप्स होती हैं, मैनी टू मैनी, मैनी टू वन, 1 to 1 एंड 1 to many। ठीक है, इसकी भी समझ आ गई। नेक्स्ट अब चलते हैं जी। नेक्स्ट दोस्तों आ जाती है जी आपकी रिलेशनल स्कीमा। रिलेशनल स्कीमा बेसिकली क्या होती है कि जब हम अपनी इस ईआरडी को प्रैक्टिकली किसी भी आरडीबीएमएस यानी रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, आरडीबीएमएस स्टैंड फॉर रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, यानी वो सॉफ्टवेयर या वो सिस्टम जिसके अंदर हम अपनी डेटाबेस बनाते हैं प्रैक्टिकली, उसको बेसिकली डीबीएमएस कहते हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो यानी जब हम अपनी ये जो ईआरडी होती है ना, इसको हम बेसिकली किसी सॉफ्टवेयर पे जो है ना वो सिर्फ ड्रॉ करते हैं, यानी इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट नहीं करते। लेकिन जब आप इसी ईआरडी को प्रैक्टिकली जो है वो किसी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर इंप्लीमेंट कर देते हो इस तरह से, तो ये बन जाती है डेटाबेस डायग्राम या फिर रिलेशनल स्कीमा। ठीक है, समझ आ गई बात की? नेक्स्ट दोस्तों चलते हैं। नेक्स्ट दोस्तों ये आपका यूजर इंटरफेस, यूआई स्टैंड फॉर यूजर इंटरफेस। यूजर इंटरफेस बेसिकली क्या होता है कि वो जो आपने प्रैक्टिकली अपनी वेबसाइट बनाई थी, मतलब जैसे लेट्स सपोज आपने ये जो वेबसाइट बनाई थी इसका स्क्रीनशॉट लेकर बेसिकली आपने जो है वो यहाँ पे लगाना होता है, जिसका मतलब होता है कि हमने ये वाला यूआई जो है यूजर इंटरफेस रेडी किया। उसके बाद फिर हमारे पास आ जाते हैं जनाब यहाँ पर वो एक रिजल्ट का मतलब होता है कि यहाँ पर हमने ना अपनी डेटाबेस में से एक पिक्चर लेनी होती है, मतलब अपने हमारा जो डेटाबेस का रिजल्ट होता है उसमें से एक पिक्चर लगा के हमने रिजल्ट में लगानी होती है। उसके बाद आते हैं हमारे पास टूल्स। टूल्स का मतलब होता है कि आपने कौन कौन सी लैंग्वेजेस यूज़ की हैं, डेटाबेस टूल कौन सा यूज़
किया, टेक्स्ट एडिटर कौन सा यूज़ किया एंड अदर टूल्स कौन सी यूज़ की। तो हमने लैंग्वेजेस कौन सी यूज़ की हैं, HTML CSS, आपने जो भी लैंग्वेज यूज़ की होगी आपने वो लिखनी होती हैं। डेटाबेस टूल में आपने जो सा भी डेटाबेस टूल यूज़ किया आपने वो लिखना है। मैंने लिखा जैम सर्वर, आपने जो सा भी डेटाबेस टूल यूज़ किया, मान लो आपने एसक्यूएल सर्वर यूज़ किया तो आप यहाँ पे ये लिखोगे, अगर आपने मंगोडीबी यूज़ किया तो आप वो लिखोगे। उसके बाद टेक्स्ट एडिटर का मतलब होता है कि आपने कौन सा टेक्स्ट एडिटर जिसमें आपने कोड किया, तो मैंने सब्लाइम टेक्स्ट 4 यूज़ किया, मैंने वो लिखा है। आपने जो भी यूज़ किया होगा, आपने विजुअल VS कोड यूज़ किया तो आपने वो लिखना है। आपने विजुअल स्टूडियो यूज़ किया आपने वो लिखना है। आपने जो है वो कोई और जो है वो लाइक आपने ब्रैकेट यूज़ किया या आपने ड्रीम वीवर यूज़ किया तो आपने वो लिख देना। उसके बाद अदर टूल्स में हमने लिखा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एंड ड्रॉ डॉट आईओ, जिसमें हम डायग्राम बनाते हैं, उसमें हम डॉक्यूमेंट्री तैयार करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट दोस्तों हमारे पास आ जाती है जी नेक्स्ट स्लाइड खत्म, थैंक यू। चलें जी, सारी मैंने आपको स्लाइड एक्सप्लेन करना सिखा दी। तो इस तरह से दोस्तों आपने अपने सुपरवाइजर के सामने जो है वो पीपीटी स्लाइड को अच्छे से एक्सप्लेन करना होता है। अगर आपने पीपीटी स्लाइड अच्छे से एक्सप्लेन कर ली तो आपको उसके भी अच्छे से मार्क्स मिल जाएंगे। लास्ट में दोस्तों पॉइंट है वाइवा टिप्स। कुछ वाइवा टिप्स हैं जो मैं आपको देना चाहता हूँ, जिससे आपका वाइवा जो है बहुत अच्छा होगा। सबसे पहली टिप ये कि जो आपको डेट और जो टाइम वीयू ने आपको दिया हुआ है, आपने उस डेट और उस टाइम पे बिल्कुल रेडी रहना है। दूसरी इंपॉर्टेंट टिप याद रहे, जो आपको डेट और टाइम व्यू ने दिया है उस डेट और टाइम से तकरीबन, यानी जो टाइम आपको व्यू ने दिया, मान लो आपको व्यू ने बोला 11 बजे का टाइम दिया आपको वाइवे का, तो आपने 10:30 बजे अपने कैंपस पहुंच जाना है। मतलब जो टाइम आपको व्यू ने दिया वाइवे का उससे आधा घंटा पहले आपने अपने जो भी कैंपस आपको व्यू ने बताया वाइवा के लिए, उस कैंपस का आपने कम से कम आधा घंटा पहले पहुंच जाना है। ये दूसरी टिप होगी। तीसरी टिप ये है इंपॉर्टेंट कि जैसे ही आपने वाइवा कैंपस पहुंचते हो तो वहां जाके सबसे पहले आपने जो कैंपस की टीम होती है उसको कहना है कि मेरा आज वाइवा है, तो मेरे लैपटॉप को कैंपस के वाईफाई से कनेक्ट कर दें, तो वो आपको वाईफाई से कनेक्ट कर देंगे। ये भी एक इंपॉर्टेंट टिप है। उसके बाद अगली टिप ये है कि जिस भी सीट पे आपने जाके बैठना है, मतलब वो कोई फिक्स नहीं होता कि आपने इसी सीट पे बैठ के वाइवा देना है। आप कैंपस में जाके किसी भी जगह पे बैठ के अपना वाइवा जो है वो दे सकते हैं, लेकिन जहां भी बैठना है वहां पे जाके बैठ जाओ। वाइवा टाइम से 10 मिनट पहले 15 मिनट पहले आपने अपनी सीट पे जाके बैठ जाना है। उसके बाद आपको ना एक बंदा आएगा अटेंडेंस लेने के लिए, तो आपने वो अटेंडेंस मार्क जरूर करवानी है, क्योंकि अगर आप अटेंडेंस मार्क नहीं करवाओगे तो व्यू के रिकॉर्ड के अंदर आपकी एब्सेंट मार्क हो जाएगी कि आपने वाइवा दिया ही नहीं है। चाहे आपने वाइवा दिया भी हुआ, लेकिन अगर आपने अपनी अटेंडेंस मिस कर दी तो अटेंडेंस कब वो लेने आएगा, जब आपका वाइवा का टाइम स्टार्ट होगा ना, उससे तकरीबन 5 या 10 मिनट पहले एक बंदा आपके पास आएगा कैंपस के अंदर, जो आपकी अटेंडेंस आगे मार्क करेगा, तो आपने वो अटेंडेंस मिस नहीं करनी। उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि वाइवा स्टार्ट होने से पहले ही आपने अपना लैपटॉप ऑन करना है, उसको चार्जिंग पे लगा लेना है, और साथ ही साथ आपने क्या करना है, अपने लैपटॉप के अंदर सारी चीज़ें पहले से ओपन कर देनी है। लाइक जो भी आपकी रिक्वायर्ड चीज़ें हैं वाइवा से रिलेटेड, पीपीटी स्लाइड, फाइनल रिपोर्ट, प्रोजेक्ट, डेटाबेस, हर MS टीम्स, अपना टेक्स्ट एडिटर जिसमें आपने कोड करना है, सारा कुछ पहले से आपने ओपन करके रख लेना, जिससे आपके जो सुपरवाइजर है उसका टाइम वेस्ट नहीं होगा। जब सुपरवाइजर का टाइम वेस्ट नहीं होगा तो वो आपको अच्छे मार्क्स जो है वो दे देंगे, साइन कर देंगे। इसके अलावा घर से निकलते हुए आपने जो चीज़ याद रखनी है वो ये है कि आपने घर से निकलते हुए अपनी सारी चीज़ें पूरी करके फिर घर से निकलना है। अपना लैपटॉप का चार्जर, हैंड फ्री, लैपटॉप का कैमरा सही से चलता हो, उसके अलावा अपना स्टूडेंट ID कार्ड मस्ट लेके जाना है। तो ये सारी चीज़ें पूरी करके घर से जो है वो निकलना है। तो ये थी दोस्तों वाइवा से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स, और ये थी पूरी की पूरी वो फाइनल वाइवा से रिलेटेड पूरी इन्फो, पूरी डिटेल वीडियो, जिसके अंदर मैंने आपको CS 519 की कंप्लीट ईच एंड एवरीथिंग, हर पॉइंट को जो है वो एक्सप्लेन कर दिया है। और ये जो वीडियो है ये आने वाले 50 साल तक भी इंशाल्लाह जो है वो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी इंशाल्लाह, अगर अल्लाह पाक ने चाहा। ठीक है जी, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट किसी आने वाली वीडियो के अंदर। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।